Hey guys, I am back with my new video. Today, what we are going to discuss? We are going to discuss salient features of the Constitution. Repeat after me. Salient features of the Constitution. Salient का मतलब ये होता है प्रमुख. आज हम उन प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि Constitution में है. So let's get started. Now we are starting with the introductory part. अब हम introduction से start करते हैं. First point is Constitution of India is unique in its content and spirit. जो Indian Constitution है वो unique है. Content जो उसमें लिखा गया है and spirit उसकी भावना को लेके. So the Constitution of India is unique in its content and spirit. Second point is although it has been borrowed from almost every constitution of the world. यहाँ तक कि ये दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बना हुआ है. But the only respect in which our constitution differ. But एक चीज़ है जिससे कि ये डिफर करता है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से. From the document of preceding through centuries. पहले के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे वो इम्पोज किए गए थे शाही परिवारों के द्वारा, शाही ताकतों के द्वारा. इम्पोज का मतलब होता है थोपना और इम्पीरियल होता है शाही. सो although it has been borrowed from almost every constitution of the world, but the only respect in which our constitution differs from the document of preceding 2 centuries is that the later has been imposed by an imperial power. अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं. The Constitution of Indian Republic is not the product of a political revolution, but of the research and deliberations of a body of eminent representatives. It was made by the people themselves. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं बना है बल्कि गहन अध्ययन के द्वारा बना है जो कि इंडियन पीपल मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन दैट बाय सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गॉन थ्रू सब्सटैंशियल चेंजेस. हमारा जो संविधान है वो काफ़ी सारे उसमें चेंजेस किए गए हैं. चेंजेस इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बना हुआ है, काफ़ी अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बना हुआ है, तो इसमें काफ़ी सुधार की भी ज़रूरत थी. इट शुड बी नोटेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गॉन थ्रू सब्सटैंशियल चेंजेस. The second point is the important amendment that has practically recast the Constitution in vital respect is 42nd Amendment Act 1976. जो important amendment इसमें माना जाता है वो है 42nd Amendment Act क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी सारे amendments यानी changes लाए गए थे. 1995 तक अराउंड 77 amendments हो चुके थे Constitution में. That's why 42nd Amendment Act 1976 को mini constitution भी कहते हैं. So it is quite important to know. हम डिस्कस करने वाले थे salient features के बारे में. This is the summarized table for that salient feature. Around 16 features are there in our constitution and salient feature means प्रमुख बातें जो हैं हमारी constitution की. So the first is lengthiest written constitution. ये दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा constitution है. Second point is drawn from various sources. हमने पहले भी बताया था कि ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बना हुआ है. ये दुनिया के काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, फिर उसमें चेंजेस किए गए हैं, देन बनाया गया है. सो सेकंड पॉइंट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. थर्ड पॉइंट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये ब्लेंड है रिजिडिटी का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का. फोर्थ इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. फिफ्थ इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. Sixth is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Parliamentary sovereignty जैसे sovereignty हमने पहले भी डिस्कस किया था यानी सुप्रीम पावर एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी यानी न्याय की क्षमता. सेवन पॉइंट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स. हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है, अब इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. नाइन पॉइंट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. 10th पॉइंट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स एक सिटीजन की क्या उसकी ड्यूटीज होती हैं. 11th पॉइंट इज सेक्युलर स्टेट मीन्स एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू फॉलो इट्स ओन रिलीजन. सेक्युलर का मतलब ये होता है, सेक्युलर का मतलब ये होता है कि कोई भी सिटीजन मतलब जो नागरिक है वो अपना धर्म फॉलो कर सकता है. 12th इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये टर्म थोड़ा न्यू है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि हमें वोटिंग का राइट है कंट्री में to elect our representatives. 13 point is single citizenship. 14 is independent bodies. 15 is emergency provisions. And 16 is three-tier government.
तो ये समराइज फॉर्म था जो हम फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. Let's start with its first feature, lengthiest written constitution. Constitution can be classified into two forms. इसे दो भागों में बांटा गया है, written constitution and non-written constitution. Written constitution is American constitution. Non-written constitution is British constitution. It is the lengthiest of all the written constitution of the world. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट. ये बहुत ही विस्तार पूर्वक एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ए हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एंड वॉज पब्लिश इन देहरादून. जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है. हैंड रिटन का मतलब हाथ से लिखा हुआ. और किन के द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा. और ये देहरादून में पब्लिश हुआ था. इट टुक 2 years, 11 months and 18 days to come up with the final draft. इसमें पूरा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में. इट्स सेकेंड सेलिंग फीचर इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हमने इसके बारे में पहले भी बात की है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बना है. इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट. द स्ट्रक्चरल पार्ट वॉज डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो जिसका स्ट्रक्चरल पार्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया गया है. हम इसके की पॉइंट डिस्कस करते हैं. लेट्स मूव. फर्स्ट पॉइंट इज इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट. ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया था उस समय पे. इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट इनैक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम. सेकेंड पॉइंट इज द एम वॉज टू मेक फर्दर प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो फर्दर प्रोविजंस को ला सके इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान. तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये प्रोविजंस यानी चेंजेस ला सकें, यानी प्रावधान ला सकें. द एम वॉज टू मेक फर्दर प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थर्ड, दिस एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस. तो इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये किया कि इसने पावर को डिवाइड किया, किसमें? सेंटर में और स्टेट में. तो ये दो भागों में बढ़ गया, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक थी स्टेट गवर्नमेंट. तो इन्होंने दोनों को पावर दिया. नाउ philosophical part. Philosophical part, that is fundamental right and directive principle of state policy. जो फंडामेंटल राइट था और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था वो डिराइव किया गया किससे? अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. जिसका पॉलिटिकल पार्ट था वो डिराइव किया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. और देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल. वहाँ पे और भी कंट्री थी जिससे चीज़ें ली गई. देयर आर अदर कंट्रीज एंड दे आर Canada, Australia, Germany, Russia, France, South Africa, Japan, and so on. The profound source is the Government of India Act. जो सबसे गहन सोर्स माना गया वो Government of India Act 1935 को माना गया. So the profound source is the Government of India Act 1935. Third salient feature is blend of rigidity and flexibility. Blend of rigidity and flexibility का मतलब ये है कि ये दोनों के मिश्रण से बना हुआ है. Blend का मतलब होता है मिश्रण, रिजिड का मतलब होता है ठोस, एंड फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही पूरी तरीके से रिजिड है, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है. फर्स्ट पॉइंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड पॉइंट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन it requires special procedure for its amendment like American Constitution. And flexible constitution का मतलब ये है it can be amended in the same manner as the ordinary laws are made like British Constitution. Let's move forward and discuss federal system with unitary bias. The Indian Constitution has been described as federal in form but unitary in spirit. Federal का मतलब होता है बटा हुआ, जो powers हैं वो बटी हुई रहती हैं, but unitary in spirit मतलब हम स्पिरिट से यूनाइटेड हैं. फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम डिवाइड्स पावर बिटवीन नेशनल एंड लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो फेडरल सिस्टम है वो पावर्स को दो भागों में डिवाइड करता है, नेशनल एंड लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. नेशनल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो है स्टेट गवर्नमेंट. तो हमारी जो पावर्स हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं, नेशनल पावर्स एंड स्टेट पावर्स. नेशनल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मीन्स लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ
यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी मीन्स सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट्स, और यहाँ पे कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है स्टेट के लिए। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड इन होल इंडिया। फिफ्थ सेलियंट फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर मॉडल से मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट इज इंडिया ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया ने ऑप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया। थर्ड पॉइंट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम समझते हैं। It is based on cooperation and coordination between legislative and executive organ. तो ये किस पे बेस्ड है? कोऑपरेशन मतलब सहयोग पे, और कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पे डिपेंडेंट है। किन दो चीज़ों के कोऑर्डिनेशन पे डिपेंडेंट है? बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, चलिए ये समझते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब ये है इट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन। ये सेपरेशन ऑफ पावर पे डिपेंडेंट है, मतलब जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है एंड जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उनकी पावर बटी हुई है। दोनों कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ नहीं काम करते हैं, बल्कि इनकी पावर्स अलग अलग बटी हुई होती है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज? फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकेंड पॉइंट इज इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड। जो इंडियन स्टेट है उनका खुद का एक इलेक्टेड हेड होता है, बल्कि जो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, उनमें ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो हेड होते हैं या तो वो किंग रहते हैं या क्वीन रहते हैं, मीन्स वहाँ पे मोनार्की चलती है। Sixth salient feature is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. The framer of the Indian Constitution has preferred a proper synthesis between British principle and American principle. जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था उन्होंने प्रॉपर सिंथेसिस किया था, मतलब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करी थी ब्रिटिश प्रिंसिपल में एंड अमेरिकन प्रिंसिपल में, और उससे उन्होंने ये चीज़ें ली। देयर आर 2 पॉइंट्स। डॉक्ट्राइन ऑफ सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जो न्याय का अधिकार है, वो किससे एसोसिएटेड है? अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी से। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएसए। बट जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू पावर का इंडिया में, वो थोड़ा सीमित है। किसके कंपैरिजन में? यूनाइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में। Now, the next salient feature is integrated and independent judiciary. Indian judicial system is integrated as well as independent. Now, we are discussing 2 points. The Supreme Court stands at the top of the judicial system. So, जो highest power है कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट की होती है, तो वो सबसे ऊपर रहता है। Second point is हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल, और जो नेक्स्ट आते हैं वो हाई कोर्ट्स आते हैं। कौन से लेवल पे? स्टेट लेवल पे। अंडर हाई कोर्ट देयर इज हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो अंडर हाई कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। दिस इज द हायरार्की ऑफ जुडिशरी सिस्टम। सो मैंने एक इमेज यहाँ पे रखी है ताकि आपको समझ में आए कि जुडिशरी सिस्टम कैसे डिवाइडेड है। सो दिट इज जुडिशरी and then comes Supreme Court, the topmost level of court, that is Supreme Court. Next come High Court, that comes under state level, and then subordinate court. Under High Court there is subordinate court. Subordinate courts are divided into 2 parts, that is lower court and the district court. So this is the summary of that. 8th point is fundamental rights. Fundamental right is also a salient feature of Indian Constitution. ये भी एक salient feature है Indian Constitution का. It is meant for promoting the idea of political democracy. ये इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि हम political democracy को प्रमोट कर सकें, इसके आइडिया को प्रमोट कर सकें. Second point is it is justiciable in court. So हम अगर कोई इसे वायलेट करता है तो
इट इज़ एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर द वायलेशन, मतलब इसके लिए लोगों को दंड मिल सकता है. Now let's discuss is six fundamental right. Well, fundamental right is mentioned in Part 3 of the Indian Constitution and it guarantees six fundamental rights. The first fundamental right is right to equality, Article 14 to 18. Second fundamental right is right to freedom, Article 19 to 22. Third fundamental right is right against exploitation, Article 30, 23 to 24. Next fundamental right is right to freedom of religion, Article 25 to 28. Next is cultural and educational right, Article 29 to 30, and then right to constitutional remedies mentioned in Article 30. Our next feature is directive principle of state policy. It is enumerated in Part 4 of the Constitution. इसे Part 4 में लिया बताया गया है Constitution के. The novel feature of Indian Constitution. It is considered as novel feature. इसे एक novel feature consider किया गया है Indian Constitution का. Broadly, it is classified into three categories. इसे तीन भागों में classify किया गया है. First is socialist, second is Gandhian, third is liberal intellectual. TSP are meant for promoting the ideal of social and economic democracy. इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है ताकि हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट कर सकें. एंड व्हाट डज DPSP स्टैंड फॉर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इट इज द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ इट इज नॉन जस्टिशिएबल, मीन्स ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा. Fundamental duties. So what is fundamental duties? Part 4A of the Constitution specifies the 11 fundamental duties. Indian Constitution में Part 4A Article 51A में fundamental duties mention है. It is a reminder to the citizen of India that while enjoying your rights, you should also be conscious you owe to our country. तो ये citizen of India के लिए reminder की तरह work करता है कि जो fundamental rights आप enjoy कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. एंड व्हाट आर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज? टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग. सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट से मतलब क्या है? इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन. So India as a country does not uphold any particular religion as the official religion. India is known for its diversity and in India there is unity in diversity. So there is no official religion in India, means people can follow their own religion. Our next point is universal adult franchise. So what is universal adult franchise? Let's understand it. It was adopted on the basis of election of the Lok Sabha and the state legislative assembly. तो इसे इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके इन द इलेक्शन ऑफ लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. Second point is it was a bold experiment and highly remarkable in view. एक bold experiment था और highly remarkable मतलब बहुत प्रोत्साहित किया गया. Third point is it enhances the self-respect and prestige of the common people. तो ये लोगों की self-respect and prestige को बढ़ाता है. And uphold the principle of equality. और ये principle of equality पे work करता है, means सारे citizen को equal right है वोट करने का. In 1989, the key point to remember. In 1989, the voting age was reduced to 18 years from 21 years by 61 Constitutional Amendment Act 1988 के. तो 61 Constitutional Amendment Act 1988 के द्वारा हमारे जो वोटिंग राइट्स थे, मतलब जो हमारी एज थी, उसे रिड्यूस किया गया. किससे? 21 साल से 18 साल में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है यहाँ पे ड्वेल गवर्नमेंट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट सिंगल सिटीजनशिप मीन्स people has the right to move anywhere in the country. The voting right is same, their liberation is same, and the freedom are same. Now we are discussing the independent bodies. It not only provides for the legislative, executive, and judicial organ of the government, but also establishes certain independent bodies. तो यहाँ पे ना ही सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन है, यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं. और वो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं इलेक्शन कमीशन. द फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन.
सेकेंड इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम CAG भी कहते हैं। थर्ड इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UPSC कहते हैं। एंड थर्ड इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इसलिए स्टैब्लिश किया ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसलिए स्टैब्लिश किया ताकि ऑडिटिंग हो सके फॉर द अकाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जा सके ऑन डिसिप्लिनरी मैटर एंड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज, ताकि लोगों को रिक्रूट किया जा सके ऑल इंडिया सर्विसेज के द्वारा। स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि गवर्नर को एक डिसिप्लिनरी मैटर पे एडवाइस किया जा सके एंड टू कंडक्ट एग्जाम लाइक स्टेट सर्विसेज, और ये इनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि स्टेट सर्विस एग्जाम्स कंडक्ट करा सकें। इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? इमरजेंसी के प्रावधान क्या है? टू सेफगार्ड सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो हमारी इमरजेंसी के काम क्या है? टू सेफगार्ड सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में मेंशन है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन है। नेशनल इमरजेंसी से मतलब ये है ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। स्टेट इमरजेंसी से मतलब है ऑन ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, तो पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। ये मेंशन है आर्टिकल 356 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल जब भी इंस्टेबिलिटी आती है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इट कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी, मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में कन्वर्ट कर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स पावरफुल एंड स्टेट गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। एज आई हैव मेंशन अर्लियर कि जब इमरजेंसीज लागू होती हैं तो क्या होता है, पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो होता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वर्ल्ड के, ये सिर्फ इंडिया में फॉलो होता है। तो 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट हैव एडेड 3 टायर सिस्टम। तो 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या है? इट गिव रिकॉग्निशन टू पंचायत। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू पंचायत। पंचायत जो है वो ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज ऐड की गई in our constitution. So guys, this is all about the salient features of Indian constitution. If you like my video, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.